Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझना है हु कुड प्रोड्यूस शूज़। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने समझा था कि सोसाइटी में एक सोशल डिवीजन हो चुका था ऑन द बेस ऑफ कास्ट। सोसाइटी में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ प्रेवलेंट थी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सोसाइटी का एक ट्रेडिशनल नारम था जिसमें से जो लोअर कास्ट्स थे यही लेदर वर्कर्स माने जाते थे और सोसाइटी में एक सोशल प्रैक्टिस ही प्रेवलेंट था कि ये जो शू बनाने का जो काम है, ये जो प्रोफेशन है, ये लोअर क्लासेस का ही रहेगा। इसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि ये जो सोशल प्रैक्टिस सोसाइटी में प्रेवलेंट थी इसके ज़रिए से किस तरह से ये जो लोअर कास्ट होता है इनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो जाती है। इस तरह से ये जो सोशल प्रैक्टिस सोसाइटी में था जिसके ज़रिए से लोअर कास्ट्स को शू मेकर्स डिक्लेयर किया गया था, लेदर वर्कर्स डिक्लेयर किया गया था, तो ये एक अपॉर्चुनिटी इनके लिए लाता है। यही हमने आज इसमें समझना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया में एक सोशल प्रैक्टिस प्रेवलेंट थी रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग द शूज़। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शूज़ हुआ करते थे दे वर मेड आउट ऑफ लेदर। और लेदर कहाँ से मिलता था? लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स विच वर सीन एज डर्टी एंड पोल्यूटिंग। तो ये जो लेदर वर्कर्स थे, ये जो शू मेकर्स थे, इनका काम होता था कि जो डेड एनिमल्स होते थे उनकी चमड़ी को उतारना और उनसे लेदर एक्सट्रैक्ट करना और उसके बाद ही उससे ही शूज़ तैयार करना। और ये प्रैक्टिस समझी जाती थी कि ये प्रैक्टिस डर्टी प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस पोल्यूटिंग प्रैक्टिस है। और इसलिए ये जो प्रैक्टिस है ये सोसाइटी के लोअर कास्ट को दिया गया था। लेकिन अभी तक सिस्टम ऐसा ही चल रहा था कि बाय बीइंग फ्रॉम द लोअर कास्ट इसलिए ये प्रैक्टिस लोअर क्लास को दिया गया था। लेकिन थिंग्स चेंज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1914 टू 1918। लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं 1914 से लेकर 1918 तक। वर्ल्ड एक्सपीरियंस करता है एक डेडलीस्ट कन्फ्लिक्ट जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जानते हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ये वर्ल्ड वार इन लोअर कास्ट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाता है। ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोअर कास्ट्स की इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट वाया फर्स्ट वर्ल्ड वार किस तरह से हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या हो जाता है? द डिमांड फॉर द वॉर रिलेटेड गुड्स इंक्रीज्ड। तो जब वार स्टार्ट हो जाता है तो ज़रूरी बात थी कि वार रिलेटेड गुड्स जो थी उनको भी तैयार करना था, तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, डिमांड फॉर द शूज़ फॉर द ब्रिटिश आर्मी। तो यहाँ पर इनके लिए क्या बनाने थे? जो आर्मी शूज़ थे इनको यहाँ पर तैयार करना था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट वर्ल्ड वार यहाँ पर चल रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वार के चलते हुए आर्मी को चाहिए थे शूज़ चाहिए थे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हु कुड प्रोड्यूस शूज़। और ये जो जूते बनाने का काम है ये कौन कर रहा था और कौन करेगा? इन शूज़ को प्रिपेयर कौन करेगा? कास्ट प्रेजुडाइज अगेंस्ट लेदर वर्कर्स मीन्ट दैट ओनली द ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स एंड शू मेकर्स वर रेडी टू सप्लाई आर्मी शूज़। इंडियन सोसाइटी का ट्रेडिशनल नारम बना हुआ था कि ऑन द बेस ऑफ कास्ट जो लेदर वर्कर्स थे वो लोअर कास्ट्स कहलाते थे या ये जो शू मेकर्स थे वो भी लोअर कास्ट्स ही कहलाते थे। इसलिए ये जो काम था आर्मी शूज़ को यहाँ पर सप्लाई करना ये लेदर वर्कर्स का ही था। तो इसके ज़रिए से एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है इन लेदर वर्कर्स इन शू मेकर्स के पास, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल वर्कर्स थे ये अब हाई प्राइसेस डिमांड कर सकते हैं इन रिटर्न ऑफ देयर टास्क्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये यहाँ पर इम्प्रेसिव प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। इस तरह से इस सब टॉपिक में हमने समझा कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार जब डिमांड ऑफ शूज़ इंक्रीज हो जाती है तो इंडिया में एक सोशल प्रैक्टिस प्रेवलेंट थी कि जो लोअर कास्ट्स थे, जो शूद्राज थे, इन्हीं का काम होता था ये जो शूज़ को तैयार करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समझा जाता था कि शूज़ को बनाने का काम होता था लेदर वर्कर्स का। और ये जो लेदर वर्कर्स थे ये लेदर एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम द डेड एंड द डिकेइंग एनिमल्स। और फाइनली ये काम समझा जाता था डर्टी एंड पोल्यूटिंग। तो विद द कोर्स ऑफ टाइम जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है तो ये जो शूज़ की डिमांड थी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसके ज़रिए तो अब ये जो ट्रेडिशनली काम हुआ करता था ये लेदर वर्कर्स
टेलर्स का ही हुआ करता था, शू मेकर्स का ही हुआ करता था, जो मोस्टली जो यहाँ पर हुआ करते थे फ्रॉम द लोअर कास्ट। अब यही सप्लाई करेंगे आर्मी शूज और इन रिटर्न ऑफ देयर टास्क्स अब ये यहाँ पर हाई प्राइसेस गेन कर सकते हैं और यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा सही प्रॉफिट गेन किया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जरिए जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लोअर कास्ट्स की थी वो यहाँ पर इंप्रूव हो जाती है इंडिया में। दूसरा हमारा सब टॉपिक है डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस सोसाइटी में ये डिमांड क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी वहां पर इनइक्वलिटी चल रही थी और वहां पर इनजस्टिस चल रहा था। तो इसी वजह से अब लोग डिमांड कर रहे थे कि सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ इक्वलिटी एंड सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ जस्टिस यहां पर होनी चाहिए। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इश्यूज वर राइज्ड by various non-Brahman caste groups। तो बहुत सारे इश्यूज थे ऑन द बेस ऑफ कास्ट इनइक्वलिटी चल रहा था, ऑन द बेस ऑफ जस्टिस इनजस्टिस हो रहा था। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो सोसाइटी के नॉर्म्स थे, सोसाइटी के रूल्स थे वो डिफरेंट थे। अपर क्लासेस के लिए अलग रखे गई थी और लोअर क्लासेस के लिए अलग रखी गई थी और दोनों को एक डिफरेंट नॉर्म्स के जरिए ट्रीट किया जाता था। तो ये भी अब डिमांड हो रही थी सोसाइटी में इक्वल कंसेप्ट होना चाहिए कि ये सोशल डिवीजन नहीं होना चाहिए। को इसी के चलते हुए बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स इमर्ज हो जाते हैं और वो यहाँ पर इक्वलिटी एंड जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। सतनामी मूवमेंट एक एसोसिएशन थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये जो मूवमेंट थी इसको फाउंड किया था गाजीदास ने और इस मूवमेंट का मकसद ये था कि इट ऑर्गेनाइज्ड ए मूवमेंट टू इंप्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ द लेदर वर्कर्स। अभी हमने समझा कि ये जो लेदर वर्कर्स थे इनको पोल्यूटिंग समझा जाता था, इनको डर्टी समझा जाता था क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग एनिमल से लेदर एक्सट्रैक्ट करते थे और उसके बाद लोगों के लिए जो जूते थे वो तैयार करते थे। तो इसलिए ये जो सतनामी मूवमेंट थी गाजीदास के जरिए फाउंड की गई थी। इस मूवमेंट का मकसद ये था कि जो सोशल स्टेटस ऑफ लेदर वर्कर्स था उसको इंप्रूव करना। तो हमें यहाँ पर समझ आया कि डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस में हमने क्या समझा कि बहुत सारे नॉन ब्राह्मण कास्ट ग्रुप्स या बहुत सारे लोअर कास्ट ग्रुप्स इमर्ज हो जाते हैं जो डिमांड करते हैं कि इक्वलिटी एंड जस्टिस होना चाहिए। ये क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि सोसाइटी में इनइक्वलिटी था, सोसाइटी में इनजस्टिस था। लोअर कास्ट्स के लिए अलग नॉर्म्स थे और हायर कास्ट्स के लिए अलग नॉर्म्स थे। इसी तरह से सतनामी मूवमेंट गाजीदास के जरिए फाउंड की जाती है जिसमें से डिमांड किया जाता है कि जो लेदर वर्कर्स इनकी सोशल स्टेटस बेहतर हो। तो यही मकसद था सतनामी मूवमेंट का। तो ये फाउंड किया जाता है गुरु गाजीदास के जरिए। जो गुरु गाजीदास था इनकी बर्थ हुई थी 1756 में और इनकी डेथ हुई थी 1850 में। दूसरा कास्ट ग्रुप था, इसे हम मतवा महासंगा के नाम से जानते हैं। मतवा महासंगा ये जो कास्ट ग्रुप था ये यहाँ पर इमर्ज हुआ था इन द ईस्टर्न बंगाल जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन था, इसका नाम था हरिदास ठाकुर और ये जो हरिदास ठाकुर था ये इसी मतवा सेक्ट से बिलोंग करता था। ही वर्कड अमंग द चंडाला कल्टिवेटर्स। तो ये काम किससे करते थे? चंडाला वर्कर्स से। मीन्स कि ये जो मतवा सेक्ट था ये चंडाला वर्कर्स कहलाते थे। चंडाला वर्कर्स कौन होते थे? फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये लेदर वर्कर्स डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स के साथ काम करते थे, उनसे लेदर एक्सट्रैक्ट करके जूते बनाते थे। इसी तरह से जब हिंदू सोसाइटी में किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनको जलाया जाता है। उनके जो आखिरी रिचुअल्स होते हैं उनको उस हिसाब से जलाया जाता है। तो फाइनली उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये जो चंडाला वर्कर्स थे यहाँ ये जो मतुआ सेक्ट थे इनका काम ही यही होता था कि ह्यूमन्स को यहाँ पर आखिरी रसूमात जो होते थे वो इन्हीं को यहाँ पर करना होता। इसका मतलब ये था कि दे वर डीलिंग विद द डेड ह्यूमन्स। तो ये काम भी पोल्यूटिंग एंड डर्टी समझा जाता था। तो इसलिए ये जो हरिदास था इसने चंडाला कल्टिवेटर्स की जो सूरत हाल है उसको अपलिफ्ट करने के लिए काम किया। हरिदास क्वेश्चनड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम और इसने उन सभी टेक्स्ट्स को यहाँ पर आर्ग्यू किया कि जहाँ पर प्रोपिगेशन की जा रही थी कास्ट सिस्टम की। इसका मतलब हुआ कि सतनामी मूवमेंट में लेदर वर्कर्स की कंडीशन को बेहतर बनाने की बात की गई और मतवा महासंगा ये जो सोशल ग्रुप बनाया गया था हरिदास ठाकुर के जरिए बनाया गया था। ये जो मतवा सेक्ट था इनका काम होता था डेड ह्यूमन्स के साथ जो आखिरी रिचुअल्स होते हैं उनके साथ डील करते थे। तो फाइनली इनको भी यहाँ पर इंफीरियर ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा था। तो फाइनली ये जो मतवा महासंघ कास्ट ग्रुप था इसके जरिए से इनके जरिए से जो मतवा सेक्ट था इनकी सोशल अपलिफ्टमेंट हो, यही मतवा महासंघ का काम था।
और एक बात यहाँ पर हम याद रखेंगे, देयर वॉज ऑल्सो ए गुरु फ्रॉम द इजावा कास्ट, और ये जो गुरु था इनका नाम था श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु इसने क्या किया, ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। तो इसने इस बात को यहाँ पर क्रिटिसिज्म दिया, इस बात को यहाँ पर इसने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस किया कि ऑन द बेस ऑफ कास्ट सोसाइटी में इनइक्वलिटी प्रेवलेंट थी, तो इसके खिलाफ इसने आवाज़ उठाई। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट या फेमस सेइंग्स हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल संस्कृत में लिखी हुई है, वह हम कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट, उरु जाति उरु मातम उरु दिवम मनुष्यानी, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। इसके हिसाब से सोसाइटी में एक ही रिलीजन होना चाहिए, एक ही कास्ट होना चाहिए और एक ही गॉड होना चाहिए, तब सोसाइटी बेहतर से रन हो सकती है। सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी का कंसेप्ट है वो खत्म हो सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारे लीडर्स या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज होकर आते हैं जो कोशिश करते हैं, दे ट्राइड टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच प्रोवोक्ड द कंटेम्प्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट्स। और इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए या इन लीडर्स के जरिए हर एक कोशिश की जाती है कि जिस तरह से सोसाइटी में कुछ रिचुअल्स बने हुए थे, सोसाइटी के कुछ हैबिट्स बने हुए थे, सोसाइटी के कुछ प्रैक्टिसेस बने हुई थे, जिसके जरिए से डोमिनेंट कास्ट्स के जरिए ये जो इन्फीरियर कास्ट, सो कॉल्ड इन्फीरियर कास्ट जिनको समझा जाता था, इनको बहुत तरह की एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना होता था। उन कोशिश, उन प्रैक्टिसेस, उन हैबिट्स, उन रिचुअल्स को खत्म करने की कोशिश की गई थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीडर्स के जरिए। दे ट्राइड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट्स, और इनके जरिए कोशिश की जाती है कि जो सोशल स्टेटस सोसाइटी का हो, जो सोशल स्टेटस डिफरेंट ग्रुप्स का हो, एक सेल्फ एस्टीम, एक सेल्फ रेस्पेक्ट उनमें क्रिएट हो जाए, और फाइनली सोसाइटी में इक्वलिटी का कंसेप्ट है वो प्रिवेल हो जाए। और इस तरह से डिफरेंट लीडर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने काम की इंडिविजुअल लेवल पर या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कि सोसाइटी में जो कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी है वो प्रिवेलेंट रहना चाहिए, और सोसाइटी में जो कंसेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी है, सोसाइटी में जो कंसेप्ट ऑफ इनजस्टिस है वो खत्म होना चाहिए, और सोसाइटी में जो ये अपर कास्ट लोअर क्लास का सिस्टम है ये कंप्लीटली एरोडिकेट होना चाहिए। गुलामगिरी के नाम से है सब टॉपिक, और ये जो गुलामगिरी है इट इज़ एक्चुअली ए बुक रिटन बाय ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले जो था इन्होंने ये बुक लिखी है गुलामगिरी। तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुलामगिरी में ज्योतिराव फुले जो था ये क्या मैसेज दे रही है सोसाइटी को। ज्योतिराव फुले जो था ही वॉज बोर्न इन 1827 इन सतारा, महाराष्ट्र में इनकी बर्थ हुई थी। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मणिकल क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स सिंस दे वर आर्यंस। तो इसने ये जो ब्राह्मणस का क्लेम था, ये इनका क्लेम, ये जो ब्राह्मणस का क्लेम था कि दैट वी बिलोंग टू आर्यन रेस, इसको यहाँ पर इसने क्रिटिसिज्म अपना दिया, क्योंकि ब्राह्मणस खुद को आर्यन रेस से समझते थे और आर्यन रेस इंडिया में सुपीरियर मानी जाती थी। तो इसने इस क्लेम को यहाँ पर अपोज किया और इसने ब्राह्मणस के इस क्लेम को यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया। तो आर्यन एंड द इश्यूज ये हम समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जो नॉर्थ इंडिया में जो हिंदू सोसाइटी रहा करती है, जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू आर्यन रेस एंड आर्यन रेस इज कंसिडर्ड एज अ सुपीरियर रेस। और जो साउथ इंडिया है दे बिलोंग टू द्राविडियन रेस, और द्राविडियन रेस कही जाती है कि इंफीरियर रेस है या इंफीरियर कास्ट है। फाइनली विद द कोर्स ऑफ टाइम, जब वक्त गुजरता गया तो सोसाइटी में ये कंसेप्ट अडॉप्ट किया गया कि आर्यन रेस इज ए सुपीरियर रेस एंड इंडियंस जो ब्राह्मण्स हैं they belong to Aryan race, so we can assume that they are superior. So we can say ये जो ज्योतिराव फुले थे इसने इस क्लेम को यहाँ पर राइज किया और इस क्लेम की टोटली अपोजिशन की। और ज्योतिराव फुले जो था इसने यहाँ पर इस आर्यन रेस की क्लेम, इसने यहाँ पर ब्राह्मण्स की ये जो क्लेम थी दैट वी बिलोंग टू आर्यन रेस एंड आर्यंस इन इंडिया आर सुपीरियर्स, इसने इस क्लेम को यहाँ पर अपोज किया। और फाइनली इसने कहा कि एक्चुअली आर्यंस यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये आए हैं बाकी कंट्रीज से, इन्होंने यहाँ पर इन्वेजन किया हुआ है। और इंडिया को इन्वेड करने के बाद जिन लोगों को इन्होंने डिफीट दी और विद द कोर्स ऑफ टाइम इन्होंने क्लेम किया कि अब जिनको हमने डिफीट यहाँ पर दी ये इंफीरियर
सुपीरियर कास्ट अब कहलाएंगे। एंड बाय द कोर्स ऑफ टाइम यही डिफीटेड क्लास, यही डिफीटेड पॉपुलेशन इंडिया में लो कास्ट पीपल के नाम से जानने लगी है। फुली क्लेम्ड, इसने क्या कहा, ही प्रपोज्ड दैट शूद्रास दैट इज लेबरिंग क्लास, अति शूद्रास दैट इज अनटचेबल्स शुड यूनाइट टू चैलेंज दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसने यहां पर कहा कि ये जो शूद्रास हैं, जो लेबरिंग क्लास मानी जाती है, या ये जो अति शूद्रास हैं जो अनटचेबल्स के नाम से इस वक्त जानी जाती है, इनको यूनाइट होना चाहिए ताकि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में प्रेवलेंट है, ये जो कास्ट डिवीजन सोसाइटी में लाया गया है, जिसके जरिए से ब्राह्मण्स क्लेम करते हैं कि वी बिलोंग टू आर्यन रेस, एक्चुअली आर्यंस इंडिया के हैं ही नहीं, ये बाकी कंट्री से आई है। इन्होंने यहां पर इंडियंस को डिफीट दी है विद द कोर्स ऑफ टाइम। जिस पॉपुलेशन को इन्होंने डिफीट दी उसको इन्होंने डिक्लेयर किया कि आप इंफीरियर हो, एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम सोसाइटी ने अडॉप्ट किया कि यही जो इंफीरियर सोसाइटी के लोग हैं जिनको डिफीट दी गई आर्यंस के जरिए, अब ये लो कास्ट हैं, तो हमने अब शूद्रास और अति शूद्रास को ज्योतिराव फूले के हिसाब से यूनाइट होना चाहिए ताकि इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया जाए। ज्योतिराव फूले के हिसाब से जब आर्यन रेस इंडिया में नहीं आई थी तो उससे पहले का जो वक्त है वो गोल्डन पीरियड माना जाता था। सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, सोसाइटी में कास्ट डिवीजन नहीं था, सोसाइटी में कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी प्रेवलेंट था, सोसाइटी में कंसेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी प्रेवलेंट था ही नहीं। और ये जो कास्ट डिवीजन था ये आर्यन रेस के आने से यहां पर स्टार्ट हो जाता है। The upper castes have no right to their land, and in the reality the land belonged to indigenous people and the so called low castes। तो ज्योतिराव फूले के हिसाब से जो अपर कास्ट्स है सो कॉल्ड आर्यन रेस, इनका कोई राइट नहीं है यहाँ की जमीन पर। और अगर हकीकत में देखा जाएगा कि ये जो जमीन है इट बिलोंग टू इंडिजिनियस पीपल, यहाँ के लोगों की जमीन है सो कॉल्ड, जिन्हें अब दिया गया है नाम कि आप कौन हो, लो कास्ट। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ज्योतिराव फूले है ये आर्ग्यू करता है ब्राह्मणस की क्लेम को दैट वी बिलोंग टू आर्यन रेस एंड आर्यन रेस इज ए सुपीरियर रेस। तो ज्योतिराव फूले के जरिए ही एक समाज, एक एसोसिएशन बनाई जाती है जिसे सत्यशोधक समाज के नाम से जाना जाता है। सत्यशोधक समाज काम करता है कि सोसाइटी में जो कास्ट इक्वलिटी है वो प्रोपेगेट हो, सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है वो खत्म हो जाए। सो एन एसोसिएशन फाउंडेड बाय ज्योतिराव फूले वाज विच प्रोपेगेट कास्ट इक्वलिटी, उसका नाम था सत्यशोधक समाज। तो गुलामगिरी हम समझने की कोशिश करते हैं। इट वाज ए बुक रिटन बाय ज्योतिराव फूले इन 1873। 1873 में, जब इससे पहले अगर हम 10 साल जाते हैं तो अमेरिकन सिविल वार चल रहा था, जिसमें से ब्लैक्स एंड द वाइट्स के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिस कन्फ्लिक्ट का रिजल्ट ये था कि वहाँ पर जो स्लेवरी प्रेवलेंट थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। फाइनली वहाँ पर स्लेवरी को ख़त्म किया जाता है। तो इट डेडिकेटेड, ये जो ज्योतिराव फूले था, he dedicated this गुलामगिरी बुक to all those Americans who had fought to free slaves in the American Civil War। तो इसने अपनी ये जो गुलामगिरी की बुक थी इसको डेडिकेट किया उन सभी स्लेव्स को जो अमेरिकन सिविल वार के बाद फ्री हो जाते हैं। और फाइनली हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इसने इंडिया का जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था इसको इंटरनेशनलाइज किया। इसने यहाँ पर कहा कि ये जो लोअर कास्ट्स इंडिया में है अपर कास्ट्स के जरिए एक्सप्लॉइटेशन सह रही है, इन द सेम वे जिस तरह से ब्लैक स्लेव्स को अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन सहनी पड़ती थी वाइट से। हम कह सकते हैं कि गुलामगिरी के जरिए ज्योतिराव फूले जो था इसने कंसेप्ट ऑफ लोअर कास्ट या कंसेप्ट ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में जो चल रही थी इसको यहाँ पर इंटरनेशनलाइज किया। तो ये है कवर पेज जो ज्योतिराव फूले की जो बुक थी जिसका नाम है गुलामगिरी। फुली एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म टू कास्ट सिस्टम। तो इसने यहाँ पर टोटली जो भी कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था इसकी यहाँ पर मजम्मत की। इट अपोज्ड अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी, यहाँ जिस तरह की भी सोसाइटी में एक इनइक्वलिटी प्रेवलेंट थी उसको यहाँ पर इसने अपोजिशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोसाइटी में बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी में बहुत तरह की एक्सप्लॉइटेशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट तरीकों के जरिए लोगों को सहना पड़ता था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्लाइट ऑफ द अपर कास्ट वुमेन, हमने इससे पहले भी समझा था कि जो अपर कास्ट वुमेन थी दे वर नॉट हैविंग द एक्सेस ऑफ पब्लिक लाइफ, उनके वॉइस को भी उसने यहाँ पर राइज किया। द मिजरीज ऑफ द लेबरर्स, और उनको जिस एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ता था उसको यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द ह्यूमिलेशन ऑफ अदर लो कास्ट, जिस तरह से इंडिया में जो ह्यूमिलेशन चल रही थी लो कास्ट्स के साथ उसको यहाँ पर ज्योतिराव फूले ने हाईलाइट किया अपनी इस गुलामगिरी की बुक में। तो हम ये कह सकते हैं कि गुलामगिरी की बुक
के ज़रिए ये जो ज्योतिराव फुले था इसने इंडिया का जो ये इशू था इसको इंटरनेशनलाइज किया और वाया हिज ओन राइटिंग्स इसने दुनिया के सामने रखा कि इंडिया की जो सोसाइटी है यहाँ पर ऑन द बेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, सोसाइटी में एक डिवीजन हो चुका है और फाइनली हर तरह की जो एक्सप्लॉइटेशन इंडिया में चल रही थी उसको यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है वाया दिस ज्योतिराव फुले। तो इस तरह से हमने समझा कि इंडिया में किस तरह से कोशिश की जाती है डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के ज़रिए, डिफरेंट कास्ट एसोसिएशंस के ज़रिए, डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स के ज़रिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए कि जो भी सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थी उसको ख़त्म किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आपके सामने एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।